दोपहर का वक्त था। तालाब के किनारे रोशन बैठकर मायरा का इंतजार कर रहा था। तभी मायरा आप उसके सामने आ जाती है। कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो क्या है ना, माँ की तबीयत ठंड की वजह से ठीक नहीं थी, इसी वजह से आने में वक्त लग गया। देखो, हम पूरे 2 साल से प्रेम करते हैं, लेकिन तुम आज तक कभी वक्त पर नहीं आई हो। मैं गरीब हूँ और तुम एक जमींदार के बेटे। हम दोनों का प्रेम ठीक नहीं लगता है। एक अजीब सा डर मन में रहता है। कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुमसे शादी जरूर करूँगा। और वैसे भी प्यार में कोई अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। और आज ही मैं अपने पिता से हम दोनों की शादी की बात करेंगे। क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कल वक्त पे आ जाना। फिर रोशन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूर पेड़ के पीछे खड़ा एक गांव वाला महेंद्र सब देख लेता है। अच्छा, तो जमींदार का बेटा और ये गरीब भिखारी लड़की दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। हाँ, ये बात तो मुझे जाकर जमींदार को बताना चाहिए। महेंद्र वहाँ से निकल पड़ता है और जमींदार के घर जाता है। अरे महेंद्र, क्या हो गया? आज बहुत परेशान लग रहा है। अरे सब ठीक तो है ना? जमींदार साहब, मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ, ऐसा क्या बताने वाला है तू? जल्दी बताओ। आपका बेटा रोशन और उस गरीब मधुबाला की बेटी मायरा, हाँ, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। क्या कह रहा है? तुम्हें कैसे पता चला कि उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है? अरे, मैंने अपनी आंखों से देखा है जमींदार साहब। वो दोनों तालाब के किनारे बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाँ, और बहुत देर तक दोनों बातें करके वहाँ से चले गए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा एक गरीब भिखारी से शादी करे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। आज ही मैं जाकर उस मधुबाला को उसकी औकात दिखा देता हूँ। जमींदार गुस्से में घर से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मायरा जैसे ही घर पहुंचती है। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कुछ नहीं, वो मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी। कौन सी सहेली से मिलने गई थी? मैं जानती हूँ। बेटी, अब भी वक्त है, रुक जाओ। तुम दोनों का प्रेम कोई मंजिल नहीं पा पाएगा। तुम क्यों जमींदार के बेटे से मिलने जाती हो? नहीं माँ, मैं उससे मिलने नहीं गई थी। झूठ मत बोलो बेटी, मैं तुम्हारी आंखें देख कर पढ़ लेती हूँ कि तुम किससे मिलने जाती हो और किससे नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखना, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम जमींदार को नहीं जानती हो, कितना गुस्से वाला आदमी है। अगर उसे पता चल गया तो वो हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। माँ, लेकिन रोशन दिल का बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरा साथ जरूर देगा। इतने में ही घर के बाहर जमींदार आ जाता है और जमींदार गांव वालों को भी इकट्ठा कर लेता है। मायरा, ओ मधुबाला, घर के अंदर क्या कर रही है? चल बाहर आ। अरे ये क्या, जमींदार हमारे घर के आगे कैसे आ गया? कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? फिर डरी सहमी मधुबाला और मायरा दोनों घर से बाहर आती हैं। तुम दोनों माँ बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसाने की? तुमने अपनी औकात देखी है? एक भिखारी होकर मेरे बेटे से शादी करने की ख्वाब देख रही है। इतने में मोहन आ जाता है। अरे क्या हुआ जमींदार साहब? आप क्यों मेरी पत्नी और मेरी बेटी को डांट रहे हैं? मोहन, गरीब होकर तुम्हारी बेटी महारानी बनने की ख्वाब देखती है। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी पर उंगली उठाएं। चले जाइए, वरना मैं राजा से शिकायत कर दूंगा। और देखो रे देखो, गरीब भिखारी होकर अकड़ कितनी है। जमींदार साहब आपको धमकी दे रहा है। तो तू मुझे सिखाएगा कि मुझे गलतफहमी है? रुक जा, अभी बताता हूँ। जब तक तुम गरीबों को मसला नहीं जाता ना,
तब तक तुम लोगों को अकल ठिकाने नहीं आती है। फिर जमींदार अपनी कमर से एक चाकू निकालता है और मोहन के सीने में उतार देता है। नहीं नहीं, ये आपने क्या किया जमींदार साहब? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी ने कोई गलती की होगी। अब मेरे परिवार के ऊपर से मेरा साया उठ जाएगा। मेरी बेटी और मेरी पत्नी का क्या होगा? मोहन जमीन पर गिर जाता है और वहीं मधुबाला और मायरा ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। ये आपने क्या किया जमींदार साहब? आपने मेरे पति को क्यों मार दिया? इसमें इनका क्या गलती था? जब तक एक लाश न उठाओ तुम गरीबों की अकल नहीं खुलती। जब तुम मेरे बेटे को याद करोगी तो अपने पिता की लाश भी याद करोगी कि मैंने किस तरह तुम्हारे पिता को मार दिया। इसलिए आइंदा कभी मेरे बेटे के नजदीक मत आना। जमींदार साहब, मैं आपके बेटे से सिर्फ प्रेम करती थी, उसके बदले ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपके बेटे ने भी तो मुझसे प्रेम किया था, फिर सजा सिर्फ मुझे क्यों? आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा? अच्छा, तो तुम अब मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक जा, अभी बताता हूँ। तुम्हारा अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई है। महेंद्र, क्या देख रहा है? जा इसके घर में ताला बंद कर दे। आज के बाद ये दोनों इस घर में नहीं रहेगी। ऐसा पत्थर दिल मत बनो जमींदार साहब। आपने मेरे पति को मार दिया और हमें इस ठंड में घर से बाहर निकाल रहे हो। क्यों? कुछ तो रहम करो जमींदार साहब, कुछ तो रहम करो। तुम जैसे भिखारी पर रहम करने के लिए मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है। अब आइंदा कभी मेरे बेटे को मत देखना, समझ गई ना लड़की? वरना उस दिन तुम दोनों माँ बेटी में से किसी एक की लाश उठेगी। फिर जमींदार गुस्से में वहाँ से चला जाता है और महेंद्र घर को ताले से बंद कर देता है। अरे माँ, मैंने इसमें ताला बंद कर दिया है। तुम दोनों इसके अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। महेंद्र भी चला जाता है। मधुबाला और मायरा दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? पिताजी, पिताजी उठिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। पिताजी उठिए ना। मायरा फूट फूट कर रोती है। छी 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 छी। अरे इसीलिए तो कहते हैं जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। अरे तुम गरीब हो और गरीब होकर एक जमींदार के बेटे से शादी करने का ख्वाब देखोगी तो यही होगा ना। अरे थोड़ा सा भी शर्म कर लेती, उससे शादी करने की सोच भी कैसे ली? हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे भला कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? देखो, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तुम्हारे जैसी बेटी तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। अरे तुम ठीक कह रही हो। अरे इन लोगों को अकल ठिकाने नहीं आती, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। चलो 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 चलते हैं। अगर हम ज्यादा देर तक रुके तो पता नहीं जमींदार का गुस्सा हमारे ऊपर भी न फूट पड़े। उसका गुस्सा तो पूरा गांव जानता है। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। मधुबाला वहीं बैठकर फूट फूट कर रोती रहती है। माँ, मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से पिताजी हम दोनों को छोड़कर चले गए। अगर मैं रोशन से प्यार नहीं करती तो शायद आज ये नहीं होता। मैंने तुम्हें उसी दिन के लिए कितनी बार समझाया था बेटी, रुक जा रुक जा। देखो, आज तुम्हारे पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और हमें इस ठंड में घर से बाहर निकाल दिया गया। अब हम क्या करेंगे? मुझे माफ कर दीजिए। अब हमें पहले तो पिताजी का अंतिम संस्कार करना होगा। हम अंतिम संस्कार कहाँ से करेंगे बेटी? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और ना ही कोई सामान। जमींदार ने घर में ताला बंद कर दिया और अब हम जाकर भी अंदर नहीं जा सकते हैं। हम किसी गांव वाले से मदद मांग कर देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे।
अभी तुमने देखा ना, गांव वाले क्या क्या बोल कर गए। उनमें से कोई हमारी मदद नहीं करेगा। चलो, हम तुम्हारे पिता को ऐसे ही मिट्टी खोद कर दफना देते हैं। इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। फिर दोनों माँ बेटी रोते हुए मोहन को ले जाती हैं और जंगल में मिट्टी खोद कर दफना देती हैं और वहीं फूट फूट कर रोने लगती हैं। रात होने लगती है। ठंड लगातार अब बढ़ती जा रही थी। बेटी, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है, अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे भी ठंड लग रही है और रात और बढ़ेगी तो ठंड भी पड़ेगी। हमें किसी से मदद लेनी होगी। चलो देख कर आते हैं, ठंड बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दोनों गांव की तरफ चले जाते हैं और एक घर के सामने रुकती हैं। कुसुम काकी बाहर आइए। कुसुम बाहर आकर कहती है, क्या हो गया? अब तुम माँ बेटी क्या चाहती हो? काकी, माँ तो बहुत ठंड महसूस कर रही है, हमें कुछ गर्म कपड़े दे दीजिए। नहीं, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है और वैसे भी मैं जमींदार से दुश्मनी नहीं लेना चाहती। उसने सबको धमकी दी है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ऐसा मत करिए, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? भगवान के लिए कुछ तो दे दीजिए। कुसुम बिना कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही दोनों कई घरों में जाती हैं पर कोई मदद नहीं करता है। फिर थक कर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और पूरी रात ठंड से कांपते हुए बिताने लगती हैं। मायरा की माँ की हालत अब खराब होने लगी थी। मायरा चुपके से उठती है और जमींदार के घर की ओर जाती है। जमींदार से छुपती छुपाती वो रोशन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे तुम मेरे घर क्यों आई हो? इस समय जाओ, अरे घर जाओ, पिताजी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे पिता ने आज मेरे घर आकर मेरे पिताजी को जान से मार दिया और माँ को और मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे धमकी दी है कि अगर मैं तुमसे फिर कभी मिली तो वो मेरी माँ को जान से मार देंगे। इतना सब हो गया है और अभी तक तुम्हें कुछ पता नहीं है? क्या? मेरे पिताजी ने इतना कुछ किया और मुझे अभी तक पता भी नहीं है? मैं अभी पिताजी से बात करता हूँ। फिर रोशन वहाँ से निकल पड़ता है। क्या हुआ रोशन, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। पिताजी, ये आपने क्या किया? आपने मायरा के पिताजी को जान से मारा और घर से भी क्यों निकाल दिया? अच्छा, तो तू वह मुझसे सवाल पूछेगा? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जैसे गरीब लड़की से प्रेम करने की? दुनिया में बहुत सारे पैसे वाले की बेटी है, राजकुमारी है और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तुमने इन सब को छोड़कर एक गरीब लड़की से प्रेम क्यों किया? और तू तो जानता है मुझे गरीबों से सख्त नफरत है। तो भूल जाओ, उस लड़की से मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। अगर तूने एक शब्द और उसके बारे में कहा तो देख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने कुछ भी किया तो इसकी कीमत तुम्हें और तुम्हारी माँ को चुकानी पड़ जाएगी। अब चला जा यहाँ से। फिर रोशन वहाँ से चला जाता है और मायरा के पास आता है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने पिताजी से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। अगर मैंने आवाज उठाई तो वो मेरी माँ को बहुत मारेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है और मैं अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं अपने पिताजी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ नहीं है जो इतनी ठंड में बाहर है। मेरे पिताजी भी इस प्रेम की वजह से मर गए और तुम कैसे इंसान हो जो अपने प्रेम के लिए कदम भी नहीं उठा सकते हो। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रेम को बचाना चाहती हूँ। लेकिन तुम नहीं चाहते हो कि हमारा प्रेम बचे। मैं समझ गई, मैं जिस इंसान के लिए अपने पूरे परिवार को इतना तकलीफ में डाली, वो अपने पिताजी से एक सवाल तक नहीं कर सकता है। आइंदा तुम कभी मेरे सामने मत आना। मुझे भी अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म है।
वो मायरा को घर से जाने को कहता है। उसकी फिरी हुई नजर देखकर मायरा रोती हुई चुपके से उसके घर से निकल गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पिताजी के पास मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता हूं और मायरा को पाने की अब कोई उम्मीद भी नहीं लगती। मुझे उसके प्यार को भूलना ही होगा। उसको भूलने में ही बेहतरी है। परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। हम बड़े लोग हैं, हमको तो इज्जत का सोचना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी मायरा अपनी माँ के पास आती है। माँ, तुम ठीक हो ना? बेटा, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। ठंड की वजह से लगता है पूरा शरीर जम गया है। गांव वालों ने तो हमारी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। मैं एक काम करती हूँ, किसी से पुराना कपड़ा ही मांग कर देखती हूँ। शायद कोई फटे पुराने कपड़े दे दे, उसी से हमारी ठंड कट जाएगी। नहीं तो ये ठंड तो बढ़ती जा रही है। मायरा रोती हुई वहां से निकल पड़ती है। और थोड़ी दूर जाने के बाद एक बूढ़ी औरत अपनी झोंपड़ी के अंदर फूट फूट कर रो रही होती है। अरे अम्मा को क्या हो गया? अम्मा रो क्यों रही है? जाकर देखती हूँ। फिर मायरा उस औरत के पास जाती है। क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हो? मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत दर्द है बेटी, और मेरा बेटा शहर गया है। पता नहीं वो कब तक आएगा, और मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है बेटी। मुझे दवा नहीं मिल रही। पता नहीं बेटे ने कहाँ रख दी। इतनी रात में कहाँ ढूंढूं, समझ ही नहीं आ रहा। मुझे कुछ दिखता नहीं है और ये दर्द मेरी जान ले रहा है। मैं आपके लिए दवा ढूंढती हूँ। हाँ बेटी, मेरी मदद करो, नहीं तो आज ये दर्द मेरी जान ले लेगा। फिर मायरा बूढ़ी औरत की दवा ढूंढकर उसके सामने रख देती है और उसको दवा खिलाती है। तब तक जब तक उसका दर्द ठीक नहीं होता, उसके पास ही बैठी रहती है। जब अम्मा को थोड़ी राहत मिलती है तो बूढ़ी औरत कहती है, तुम दिल की बहुत अच्छी हो बेटी, तुमने मेरी मदद की, वरना आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। अम्मा, बोलोगी तो कि बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता, परंतु आज मदद मांगना मेरी मजबूरी है। अम्मा, मुझे गर्म कपड़े दे दीजिए ना। ठंड की वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है और हमारे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। अरे, तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें गर्म कपड़े जरूर दूंगी, पर मेरे पास तो नया नहीं है, बस एक छोटी सी चादर है। अगर तुम चाहो तो वो ले सकती हो। हाँ, क्यों नहीं, वो भी ठीक रहेगा अम्मा। फिर मायरा चादर लेकर मधुबाला के पास जाती है। बेटी, तुम ये चादर कहाँ से लेकर आई हो? माँ, एक बढ़िया अम्मा थी, ये चादर उन्होंने ही दी है। अब जल्दी से ये चादर ओढ़ लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तुम्हें भी लग रही होगी बेटी, आओ दोनों मिलकर ओढ़ते हैं। अम्मा, ये चादर बहुत छोटी है, इसमें कोई एक ही आ सकता है, आप इसको ओढ़ लो। माँ, मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है, ये मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं कैसी बदनसीब बेटी हूँ जो आपको मरवा दिया और माँ का ये हाल कर दिया। खुद को दोष मत दे बेटी, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। फिर वो मधुबाला को चादर ओढ़ा देती है और दोनों इकट्ठी होकर पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। ऐसे ही आधी रात हो जाने के बाद ठंड हर पल बढ़ती जा रही थी। मधुबाला और मायरा दोनों भूख प्यास से बेहाल थीं। फिर आधी रात होते ही मायरा नींद में ही कांपने लगती हैं। तभी मधुबाला की नींद खुल जाती है। मेरी बेटी मुझे चादर ओढ़ा दी और खुद ठंड से कांप रही है। अब तो बर्फ भी गिर रही है। मुझे अपनी चादर अपनी बेटी को दे देनी चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर मधुबाला अपनी चादर लेकर मायरा को ऊपर डाल देती है और मायरा नींद में ही सोई रहती है। और सुबह होते ही मधुबाला और मायरा दोनों के शरीर पर बर्फ जम चुकी होती है और दोनों हिल भी नहीं पा रही होती हैं। बहुत देर वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। कुछ देर में एक राजकुमार वहां से गुजरता है और वो ये दृश्य देखकर घबरा जाता है।
अरे ये क्या, ये दोनों माँ बेटी और वो भी बर्फ से ढकी हुई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों की तो जान चली जाएगी। मुझे इन दोनों का जल्द से जल्द इलाज कराना होगा। सैनिकों, इन दोनों को जल्दी से राजमहल लेकर चलो। फिर सैनिक मधुबाला और मायरा को दोनों को लेकर राजमहल जाते हैं। वैद्य जी, आप जल्दी से इन दोनों का उपचार करिए और देखिए कि इन दोनों को हुआ क्या है। जी जी राजकुमार, मैं अभी दोनों का उपचार करता हूँ। फिर वह दोनों का उपचार करती हैं, लेकिन मधुबाला ठंड की वजह से पूरी तरह से जम चुकी होती है और वो नहीं बच पाती है। वहीं थोड़ी ही देर बाद मायरा को होश आता है। मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? मायरा घबराती है कि तभी वो अपने शरीर पर चादर देखती है। ये क्या? ये चादर तो मैं अपनी माँ को उड़ाई थी, फिर ये मेरे शरीर पर कैसे आ गई? और ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मेरी माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी राजकुमार सूरज वहाँ आता है। घबराओ मत, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और तुम इस वक्त राजमहल में हो और तुम्हारा इलाज चल रहा है। मेरी माँ कहाँ है राजकुमार? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी माँ और तुम दोनों के शरीर पर बुरी तरह से बर्फ जम चुकी थी। मैंने तुम दोनों को यहाँ लाकर इलाज तो करवाया, लेकिन तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। तुम्हारे शरीर पर यह चादर थी, इसी वजह से तुम बच पाई हो, लेकिन तुम्हारे माँ के शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था। इस वजह से उनके शरीर का खून बर्फ बनकर जम चुका था और मैं चाह कर भी उन्हें नहीं बचा पाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पहले पिताजी, अब मेरी माँ। मुझे बताओ पूरा सच, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या परेशानी है, और तुम लोग इतनी ठंड में अपना घर छोड़कर उस पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे? मुझे सब कुछ बताओ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मायरा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन मायरा कुछ नहीं कहती और बस रोती ही रहती है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। मायरा वहाँ से भागने लगती है। नहीं, ये पूरी तरह से टूट गई है। ये आत्महत्या कर लेगी। मुझे इसे बचाना होगा। फिर राजकुमार सूरज उसके पीछे भागते हैं और मायरा को पकड़ लेती हैं। मुझे नहीं जीना है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुम इस तरह से नहीं जा सकती हो। इस तरह से हार मानने से कुछ नहीं होता। जो परेशानी है उसका सामना किया जाता है। इस तरह पीठ दिखाने से कोई हल नहीं निकलता है। दासी क्या कर रही हो? चलो इधर आओ। तभी एक दासी भागती हुई आती है। क्या हुआ राजकुमार? देखो, इसका बुरा हाल है। तुम इसे अच्छे से संभालो जब तक ये दिमागी तौर पर पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। जी राजकुमार, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर दासी मायरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाती हैं। मायरा हर वक्त रोती रहती है, जिसे देखकर राजकुमार बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरी माँ, मेरे पिताजी, रोशन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये क्या हो गया है? जब से ये महल में आई है रोती ही रहती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये कुछ बोलेगी नहीं तब तक इसकी परेशानी समझ में कैसे आएगी? तभी राजा वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ पुत्र? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। पिताजी, पता नहीं हमारे राज्य में क्या हो रहा है। माँ बेटी बर्फ की तरह जमी हुई थी, वो भी एक पेड़ के नीचे मिली। मैंने मायरा को तो बचा लिया, लेकिन उसकी माँ मर गई और ये जब से महल में आई है रोती ही जा रही है। जरूर इसके दिल में कोई बड़ा गहरा जख्म है। हमें इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि ये खुद अपना दुख बता सके। हाँ पिताजी, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ
कि ये अपनी तकलीफ हमसे साझा करे ताकि हम इसकी मदद कर सकें। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सूरज दासी को बुलाता है। तुम मायरा का अच्छे से ध्यान रख रही हो ना? जी राजकुमार, मैंने उसका अच्छे से ध्यान रखा है। तुम एक औरत हो, तुम इसके दिल की बात को बेहतर समझ सकती हो। उससे पूछो आखिर इसके साथ क्या हुआ है। राजकुमार, मैंने कई बार पूछने की कोशिश की है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया है। आप निश्चिंत रहिए, आज मैं उसकी पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करूंगी। फिर दासी वहाँ से निकलकर मायरा के पास जाती है, जहाँ मायरा खिड़की से बाहर एक पेड़ को देख रही होती है। क्या हुआ मायरा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। कुछ तो बात है, मुझसे बता सकती हो। तुम्हारी तरह मैं भी गरीब ही हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात बांट सकूं। यदि तुम अपना दुख मेरे साथ बांट लो ना, तो मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। मैं इस खिड़की से बस वो पेड़ देख रही हूँ जिस पेड़ के नीचे मेरी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। हम दोनों माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठे रहे रात भर, और मेरी माँ ने उसी पेड़ के नीचे दम तोड़ दिया। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच कहूँ तो अब मुझे अमीरों से डर लगता है। जब से मैं लाई हूँ तब से बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि अमीर पैसे वाले लोग जान लेने में एक पल भी नहीं लगाते हैं। फिर दासी धीरे धीरे मीठी बातों में मायरा की पूरी सच्चाई जान लेती है और दासी राजकुमार के पास जाती है। क्या हुआ, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। जी राजकुमार, उसने अपनी सारी सच्चाई बता दी है। वो एक जमींदार के बेटे से प्रेम करती थी। जमींदार ने उसके पिता को मरवा दिया। गांव वालों ने भी मदद नहीं की और ठंड के कारण इसकी माँ की मौत हो गई। इसी वजह से वह पूरी तरह टूट चुकी है। क्या हमारे राज्य में इतना बड़ा अन्याय हुआ है? फिर सूरज गुस्से में मायरा के पास जाता है। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ और तुमने हमें बताया भी नहीं। आज ही इसका फैसला होगा और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। फैसला तो लेना ही होगा। चलो हम पिताजी से अभी बात करते हैं। नहीं राजकुमार, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। आप रहने दीजिए। नहीं, मुझे नहीं जाना राजकुमार। नहीं, तुम्हें चलना ही होगा। फिर सूरज मायरा का हाथ पकड़ लेता है और राजा के सामने आता है। क्या हुआ पुत्र? फिर राजकुमार सारी सच्चाई बता देती हैं। क्या इतना बड़ा घिनौना अपराध हमारे राज्य में हो रहा था? ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। हमें इस पर फैसला लेना ही होगा। वैसे पिताजी, मैं मायरा से विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि इसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है और ये जीने की उम्मीद भी खो चुकी है। मैं इससे विवाह इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सुंदर है। मुझे उससे विवाह कर लोगों को ये दिखाना है कि प्रेम के विवाह में हर इंसान समान होता है। ये तो बहुत खुशी की बात है पुत्र। अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं महाराज, मैं राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और मुझे लगता है मेरा होना ही सबके लिए खराब है। अगर मैं राजकुमार की जिंदगी में कदम रखूंगी तो शायद उनके साथ भी सब कुछ बुरा ही हो जाएगा। नहीं बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। बस आसपास के लोग बुरे थे, तुम बुरी नहीं हो। मैं आज ही तुम दोनों का धूमधाम से विवाह करवाता हूँ। फिर कुछ ही देर में राजमहल में धूमधाम से तैयारी होती है और राजकुमार सूरज और मायरा का खुशी पूर्वक विवाह हो जाता है। पिताजी, हमारा विवाह तो हो गया, पर एक काम बच गया है। उन सभी लोगों को सजा देना है जिन्होंने मायरा के साथ इतना बुरा किया है। ठीक है राजकुमार, मैं अभी इसी वक्त जमींदार और बाकी गांव वालों को राजमहल में बुलवाता हूँ। सैनिकों, जाओ और जितने भी गांव वाले हैं, जमींदार और उसके बेटे, सभी को अभी राजमहल में उपस्थित करो। फिर सैनिक जाते हैं और कुछ ही देर में सभी को लेकर राजमहल में उपस्थित हो जाते।
अरे ये क्या, ये तो मायरा है और ये राजकुमार के बगल में क्यों खड़ी है? कहीं राजकुमार ने इससे विवाह तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हैं? अरे ये कैसे हो सकता है? राजकुमार इसके बगल में क्यों खड़ा है? शांत हो जाओ सब लोग, यहाँ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जमींदार, बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब इंसान को जान से मारने की? तुम्हारे बेटे ने भी इससे प्रेम किया था, फिर तुमने सजा सिर्फ इसके ही परिवार को क्यों दी? महाराज, वो एक गरीब लड़की थी, मेरे घर की बहू नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर फैसला तुम ही करने लगो तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? तुम्हारे बेटे ने भी प्रेम किया, इस हिसाब से तुम्हें भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हाँ, और जिन लोगों ने इसे झुकाने की कोशिश की थी, आज देख ले, ये इस राज्य की महारानी बन गई है और मैंने मायरा से विवाह किया है और आज से ये मेरी पत्नी है। नहीं नहीं मायरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुमने राजकुमार से विवाह क्यों किया? मैं तुमसे आज भी प्रेम करता हूँ। मैं तुम जैसे इंसान से प्रेम क्यों कर बैठी, ये सोचकर मुझे खुद पर शर्म आती है, जो अपने पिता से एक शब्द भी नहीं कह सका। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। सैनिकों, जमींदार और उसके बेटे दोनों को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करेंगे महाराज। माफी मांगने से इसके माता पिता वापस नहीं आएंगे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और तुम सभी गांव वाले ध्यान से सुन लो, तुम्हें क्या लगा कि गरीब होने का मतलब कोई इंसान नहीं होता? तुम सब बराबर के दोषी हो। अगर आगे से किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ और किसी ने चुप्पी साधी तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फिर सैनिक जमींदार और उसके बेटे को लेकर चले जाती हैं। फिर सभी गांव वाले सर झुकाकर राजमहल से चली जाती हैं। आज पहली बार लगा कि इस राज्य में हमारी भी कोई अहमियत है। मुझे तो लगता था गरीब होना ही पाप है। महाराज और राजकुमार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये समझाया कि इंसान की कीमत दिल से होती है। बेटी, ये तुम्हारा हक था। तुम दिल की बहुत नेक हो। रिश्ता हमेशा दिल से बनता है, अमीरी गरीबी से नहीं। उस दिन के बाद मायरा राजमहल में खुशी खुशी रहने लगती है और गांव वाले अपने किए पर शर्मिंदा होती हैं और फिर कभी किसी गरीब लड़की के साथ ऐसा दुष्ट व्यवहार नहीं करती हैं।